आज़ाद हुए तकरीबन 7 दशक पूरे होने को आए हैं और इन बीते दशकों ने अपने सामने तमाम सियासी चेहरों को गुजरते भी देखा है, लेकिन कुछ गिने चुने ही नाम ऐसे हैं जिन्होंने एक पूरे दौर को खुद की पहचान दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और स्वागत करती हूं आपका अपने प्रोग्राम बड़ी हस्ती के इस स्पेशल एपिसोड में। जी हां, खास इसलिए क्योंकि आज मैं इस एपिसोड में एक ऐसे खास शख्स के बारे में आपको बताने जा रही हूं जिसने इस देश को सबसे गंभीर हालातों में संभाला। 2 अक्टूबर सन 1904 को देश के इस चिराग ने यानी लाल बहादुर शास्त्री ने जन्म लिया। अपनी सादगी की वजह से दुनिया भर में अपनी खास पहचान बनाने वाले लाल बहादुर शास्त्री का जीवन बेहद ही गरीबी में गुजरा। बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले शास्त्री जी की जीवन यात्रा वाकई बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी है। तो आइए शास्त्री जी के जीवन को शुरुआत से जानने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बचपन में किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करके अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाया। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में बीता। शास्त्री जी के पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था और वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, इसलिए सभी लोग शास्त्री जी के पिताजी को मुंशी जी भी कहा करते थे। शास्त्री जी की मां का नाम था राम दुलारी। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर बुलाया करते थे। छोटे से लाल बहादुर यानी नन्हे पर दुखों का पहाड़ उस वक्त टूटा जब महज 1.5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। इसके बाद शास्त्री जी की मां अपने पिता के घर मिर्जापुर रहने के लिए चली गई। इसी दौरान शास्त्री जी के नाना का भी देहांत हो गया। दुख की इस घड़ी में नन्हे की परवरिश में उनके मौसाजी ने उनका बहुत सहयोग किया। प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के बाद लाल बहादुर की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई थी। वहीं काशी विद्यापीठ से लाल बहादुर को शास्त्री जी की उपाधि भी मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव सदा के लिए हटा दिया। इसके बाद तो लोग उन्हें शास्त्री शब्द से ही बुलाने लगे। एक ऐसे माहौल में शास्त्री जी का बचपन गुजरा जहां से देश के सबसे ताकतवर पद तक पहुंचना बस एक सुनहरा ख्वाब ही था। हर समय घर के दरवाजे को खटखटाती गरीबी और पिता के चले जाने की कमी ने उनके जीवन को तमाम मुश्किलों से भर दिया, लेकिन बावजूद इसके भी शास्त्री जी ने जिस लगन के साथ शिक्षा को ग्रहण किया और इसमें महारत हासिल की वो वाकई काबिलिए तारीफ है। उन्होंने एक बार भी गरीबी के नाम पर अपनी शिक्षा से समझौता नहीं किया, बल्कि रोजाना उनकी रुचि शिक्षा में बढ़ती गई। इसी दौरान शास्त्री जी के जीवन ने एक नई करवट ली। दरअसल वो शादी के बंधन में बंध गए। शादी होने के बाद शास्त्री जी ने कैसे कैसे अपने जीवन को संवारा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बात 1928 की है, जब शास्त्री जी का विवाह ललिता से हो गया। शास्त्री और ललिता को 6 संतानें हुई। इनमें 2 पुत्रियां और 4 पुत्र थे। शास्त्री जी के 2 पुत्रों का तो देहांत हो चुका है, लेकिन अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री सियासत की विरासत को आज भी संभाल रहे हैं। अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी में है तो सुनील शास्त्री को भाजपा की विचारधारा बेहतर लगी और वो उनकी पार्टी का हिस्सा बन गए। चलिए वापस शास्त्री जी पर लौट चलते हैं। संस्कृत भाषा में स्नातक करने के बाद शास्त्री जी भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा की कसम लेते हुए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो सच्चे गांधीवादी नेता थे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी से बिताने के साथ ही गरीबों की सेवा की।
भारतीय आजादी के संग्राम में भी शास्त्री जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसी के चलते वो कई बार जेल भी गए। स्वाधीनता संग्राम के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी का उल्लेखनीय साथ दिया। दूसरे विश्व युद्ध की बात है, जब इंग्लैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने घिरता हुआ देखा तो आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया और इस बीच गांधी जी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए 8 अगस्त सन 1942 की रात में अंग्रेजों को भारत छोड़ो कहा तो भारतीयों को करो या मरो का आदेश दिया। इसी बीच शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर नारे को चतुराई के साथ बदलते हुए कहा, मरो नहीं मारो। इस नारे ने पूरे देश में अप्रत्याशित रूप से क्रांति खड़ी कर दी। तकरीबन 11 दिन भूमिगत रहने के बाद शास्त्री जी को 19 अगस्त सन 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। देश को आजाद कराने की मुहिम में शास्त्री जी ने पूरे दमखम के साथ तमाम आंदोलनों में हिस्सा लिया। अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत करने की वजह से कई बार तो उन्हें जेल तक जाना पड़ा, लेकिन आज़ादी पाने का उनका सपना कभी धुंधला नहीं पड़ा। वैसे कहा जाता है कि शास्त्री जी को देश की राजनीति में आकर्षित करने में गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूमिका थी। वैसे बता दूं कि शास्त्री जी की नेहरू जी के साथ पहली मुलाकात इलाहाबाद में हुई थी। इसके बाद तो दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे बन गए। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ये संबंध शास्त्री जी के राजनीतिक जीवन की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी बने। साल 1929 में शास्त्री जी ने इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। यहीं पर उनकी मुलाकात नेहरू जी से हुई और दोनों के रिश्ते मजबूत होते चले गए। देखते ही देखते शास्त्री जी नेहरू जी के सबसे प्रिय लोगों में से एक हो गए। इसके बाद तो राजनीति में शास्त्री जी का कद निरंतर बढ़ता ही चला गया। आजादी मिलने के बाद शास्त्री जी को कई अहम मंत्रालयों को संभालने का मौका मिला। सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए शास्त्री जी नेहरू मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के पद तक जा पहुंचे। इसी बीच नेहरू जी का प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 27 मई सन 1964 को देहांत हो गया। अब तक शास्त्री जी अपनी साफ सुथरी छवि के कारण भारत में खासा प्रसिद्ध हो चुके थे। लिहाजा शास्त्री जी को 9 जून सन 1964 में देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। शासन संभालने के कुछ ही समय बाद सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। देश डरा हुआ था क्योंकि महज 3 साल पहले ही भारत को पड़ोसी मुल्क चीन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। मगर जिस जोश और उत्साह के साथ शास्त्री जी ने देश को ऐसे हालात में संभाला, वो हर किसी के लिए बेहद खास था और इसका नतीजा भी खासा अच्छा निकला। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को इस युद्ध में करारी शिकस्त दी। जानकार बताते हैं कि देश को भी उस वक्त जीत की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन जिस दिलेरी से शास्त्री जी के नेतृत्व में देश ने दुश्मनों को हराया, या ये कहें कि भारतीय सेना ने दुश्मनों को हराया, वो अपने आप में एक मिसाल था। हार के बाद जब ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, तो उसी रात यानी 11 जनवरी सन 1966 को रहस्यमय ढंग से शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। पूरे भारत को शास्त्री जी की मौत पर बड़ा धक्का लगा।
वैसे आज तक ये बात साबित नहीं हो पाई है कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी या कोई और कारण था। तमाम लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि उनको जहर देकर मारा गया था। जुलाई 2012 की बात है। शास्त्री जी के पुत्र सुनील शास्त्री ने सरकार से इस बात की मांग की थी कि उनकी मौत के रहस्य से पर्दा हटाया जाए। जय जवान जय किसान का नारा देकर देश को सोना और किसान की अहमियत समझाने वाले शास्त्री जी ने एक बार अभिनेता मनोज कुमार से कहा था कि जवान और किसान की महत्वता को दर्शाती हुई एक फिल्म बनाएं। इन्हीं के कहने पर मनोज कुमार ने एक किसान और जवान के कॉन्सेप्ट पर फिल्म बनाई जिसका नाम था उपकार। मनोज कुमार को अफसोस बस इस बात का रहा कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही लाल बहादुर शास्त्री ने हमें अलविदा कह दिया। बहरहाल सन 1966 में उन्हें भारत का पहला मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। बेहद सरल स्वभाव के शास्त्री जी के महज 18 महीने के शासनकाल ने राजनीतिज्ञों को सीख दी कि अगर विश्वास के साथ कोई काम किया जाए तो वो सफल जरूर होता है। इसे देखकर नेताओं को भी ये सीख लेनी चाहिए कि अगर वो दिल लगाकर अपने देश की सेवा करें तो वाकई ये देश पूरी दुनिया में कोहिनूर की सी चमक बिखेर सकता है। आज के मेरे बड़ी हस्ती के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करूंगी ऐसी ही किसी जगमगाती हस्ती के साथ साथ ये भी कहूंगी कि अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी आईडी है www.next9news.com। नमस्कार।